ओम वंदे मातरम। मित्रों, लार अधिक बनना एक बहुत बड़ी समस्या है। मित्रों, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो समस्या है और एक्टिव ना हो तो भी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में हम कई बार परेशान हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे लार ज़्यादा बनती है उसमें समस्या क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, क्योंकि कारण जाने बिना समस्या का समाधान जल्दी संभव नहीं होता है। कारण दूर करो तो जल्दी समाधान होता है। उसके साथ ही आगे हम बताएंगे आपको कि इसके समाधान आप होम रेमेडीज से, एक्यूप्रेशर से, प्राणायाम से कैसे करें, क्योंकि कई बार लंबी समस्या होती है ना तो उसके लिए फिर प्राणायाम ही करना पड़ता है। और कई बार विकृत समस्या होती है तो भी प्राणायाम से ही समाधान होता है। एक्यूप्रेशर, प्राणायाम दो ही उसके पास समाधान बचते हैं, फिर आपको होम रेमेडीज काम नहीं आती हैं। इसलिए हम आपको पूरे समाधान बताएंगे ताकि आपके लिए जो उपयोगी बन पाए आप उसको कर लीजिए। और कुछ होम रेमेडीज काम ना आए तो लास्ट में प्राणायाम तो काम आएगा ही 100%। आप आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहली और दूसरी जो प्लेलिस्ट दी है ना, कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग और दवा मुक्ति, ये वीडियो हमारा दवा मुक्ति प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेगा। तो आप उन प्लेलिस्ट में देखिए, आपको आपके रोग अनुसार वीडियो मिल जाएगा। और आप जिन रोगों पर सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, ऑपरेशन किसी किसी ने करवा लिया, बहुत सारी रिपोर्ट निकाले, आपको समाधान नहीं मिला, मित्रों आपकी समस्या पे आपको समाधान मिल सकता है। आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म हो जाएंगे और साथ ही आपकी दवाइयां भी छूट जाएंगी और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो हमने आपको निर्देश इसलिए दिए ताकि आपकी पुरानी कोई भी दवाइयां चल रही हो छूट सकें। अब हम आज के विषय पे आगे बढ़ते हैं मित्रों। लार अधिक बनती है, इसके लक्षण क्या हैं? जब लार अधिक बनती है ना मित्रों तो मुंह से कई बार बहुत ज्यादा थूक उड़ता है। जब आप किसी से बात करते हो तो थूक उड़ता है, जिससे सामने वाला आपसे थोड़ा सा दूर रहता है, उसको दूरी बना के रखना अच्छा लगता है कि इसका थूक नहीं तो हमें झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार अनइजीनेस होती है। और जिसमें कोई लेक्चरर हो या किसी का बोलने का ही काम ज़्यादा हो, कहीं आप मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ही लज्जाजनक स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें परेशानी होती है। और वहीं मित्रों कभी कभी सोते समय लार मुंह से बहुत ज़्यादा निकलती है। अब मित्रों इस लार के निकलने के दो तरीके होते हैं। एक सफ़ेद जैसा हो जाता है, उसका कारण अलग होता है, और जो आपको नॉर्मल लार निकल रही है और जो तकिए को आपकी गीला कर देती है और यहाँ पूरा बस गीला गीला सा ही रह जाता है जहाँ से लार निकलती है, तो वो जो है ना मित्रों वो ये समस्या है जो हम आज जिस पे बात करने जा रहे हैं, वो ये समस्या है। तो लार तकिए में सोते समय निकलना, अब घर में तो समस्या नहीं लगती पर कहीं बाहर जाओ तो किसी के यहाँ अच्छा भी नहीं लगता, तो ये स्थिति जरा गड़बड़ लगती है। और किसी किसी की तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि उनका मुंह थोड़ा खुला रहता है ना तो ऐसे ही टपक जाती है, और ये टपकती छोटे बच्चों की ज़्यादा है। तो हम छोटे बच्चों पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमने आपको लक्षण बता दिए। अब हम इसके कारणों पर चलते हैं क्योंकि कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों। इसमें हमने जो सबसे बड़ा सबसे पहला कारण पाया ना, अति का सेवन, यानी कि कोई भी चीज़ अति कर देना, जैसे अति मीठा खाना, अति नमकीन खाना, अति खट्टा खाना। खट्टे खाने में तो वैसे भी होता है, अति तीखा खाना, कड़वा कसला रस लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं पर हाँ अति उसमें भी करते तो समस्या उसमें भी है। और उसके अलावा मित्रों अति गर्म या अति ठंडा, जैसे आइसक्रीम है या कोई गर्मा गर्म चीज़ खा ली जो हम चम्मच से कई बार खाते हैं ना। एक बात समझ लीजिए, जिस गर्म को हम वहाँ से पकड़ सकते हैं जिस चीज़ को खाने में आपका मुँह चल रहा है वो गर्म है। और मित्रों इस समस्या में क्या होता है ना, आपकी लार ग्रंथियां ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जो समस्या बनती है ना, लार ग्रंथियां ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो भी समस्या हो जाती है। तो मित्रों क्या होता है, जो आप ये अति सेवन करते हैं, यानी कि आपने ज़्यादा मीठा खाया। नॉर्मल मीठा क्या होता है मित्रों, आपको जो नॉर्मली चीज़ों से मिल जाता है नॉर्मल मीठा होता है, पर कुछ लोग होते हैं ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाशनी, मीठी मीठी चाशनी वाली चाय या कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें जो खाते पीते हैं ना, ऐसी मिठाइयाँ जो खाते पीते हैं ना मित्रों, उनके साथ ये समस्या कई बार होती है। बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया तो उस समय क्या होता है कि मीठा खाते समय आपकी जो लार ग्रंथि है ना उसको अपने बॉडी के लिए सम करने के लिए आपकी ग्रंथि जो है ना वो लार का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। वहीं जब आप खट्टा खाते तो भी खट्टा खाने में तो वैसे लार बनती है ज़्यादा, और मीठा नमकीन खाया तब यही स्थिति बन जाती है। यदि आपने तीखा खाया, अब जब तीखा खाते हैं ना मित्रों आपकी आंख से, कान से, नाक से, सब जगह से पानी निकलता है, कान से धुआं निकलता है ना, अक्सर आपने सुना होगा। तो ऐसी स्थिति जब बनती है ना मित्रों तो आपकी लार ग्रंथियां भी कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ऐसी स्थिति में आपकी अधिक लार आने की समस्या बन जाती है। वही मित्र जब आप बहुत ठंडा सेवन करते हैं तो उसको भी बॉडी के टेम्परेचर पे लाना है, मुंह को ही लाना है, तो लार उस समय भी ज़्यादा बनती है। वहीं आप कुछ गर्म ज़्यादा खाते हैं तभी वही स्थिति बन जाती है। और मित्रों कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है बहुत फटाफट खाते हैं। जी हाँ, जब फटाफट खाएंगे तो उनकी तो लार ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी। और कभी कभी उतारा पानी नहीं मिला, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक बार मैं खमण खा रही थी और मुझे खमण बहुत जोर से भूख लगी थी, बाहर की बात है, मैं दादर गई थी और खमण खाते खाते जब उतारा ना तो एकदम अटक गया
अब अटक गया तो मेरे प्राण एकदम अटक गए। पर मैंने ध्यान दिया, मैं पानी निकालने गई, मैंने अपने दिमाग में विचारा क्योंकि मैं आपको वही बात बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो उस समय विचार आया कि अरे मैं लोगों को मना करती हूँ भोजन इतना चबाइए कि पानी की तरह उतर जाए, और मैंने गलती कर ली है। तो मैंने बोतल ना निकाल के अब मैंने नोटिस किया क्या हो रहा है मेरे मुंह में इतनी ज़्यादा लार बन रही है कि जो मैंने गले में अटका लिया था ना, जो अटक गया था मेरी गलती से, वो अपने आप करीब मिनट 1.5 मिनट में उतरा। टाइम लगा उतरने में, मिनट से 1.5 मिनट उसका समय लग गया था, और वो धीरे धीरे उतरा। उसके बाद मैंने आगे बहुत चबा चबा के खाया, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मित्रों, जो आप खाना चबाते नहीं उतारते हैं, उस समय शुरुआत में तो आपकी लार बनती है, पर आपने यदि पानी पी लिया तो लार बनने की प्रोसेस कई बार मंद पड़ जाती है, और नहीं मिला तो फिर बनेगी। और ऐसी स्थिति यदि आपकी लगातार चलेगी कि कई बार क्या होता है, हम जैसे बताते कुछ लोग कर तो लेते हैं, पर ऐसी स्थिति में ये समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी, तो आपको वहां भी समस्या होगी। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बड़ा कारण है इसके पीछे हमने जो देखा है, आपको तनाव, चिंता या गुस्सा आना। जब आप तनाव में, चिंता में या गुस्से में होते हो, कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा खाते हैं। आप पेट के ऊपर खाओगे तो नॉर्मल लार नहीं बनती है, क्योंकि यदि आपका पेट भर चुका, आप ऊपर खा रहे हो तो लार नहीं बनती है, पर मुंह में आया है ना, उसको चबाना पड़ेगा ना, तब लार ज्यादा बनने की प्रक्रिया बन जाती है। तो ऐसी स्थिति कई बार ये खड़ा कर देती है। उसके बाद मित्रों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं नशे का सेवन करते हैं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, उसके अलावा कहा ना चरस, गांजा, तो अलग बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और उसके अलावा शराब, अल्कोहल का सेवन। मित्रों, ये जो भी आप पदार्थ लेते हैं, ये आपके फेफड़ों को, लीवर को तो डैमेज करते ही हैं, साथ में आपकी लार ग्रंथियों को भी डैमेज करते हैं। जैसे आप जानते हो शराब में अल्कोहल होता है। अभी जो अल्कोहल होता है ना मित्रों, ये आपके शरीर में जाता है तो आपकी जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, उनको हम हर नुकसान पहुंचाता है। कैसे? एसिड जो है ना मित्रों, जलाता है, तो ग्रंथियों को भी जला देता है। वही मित्रों, जो आप गुटखा खाते हैं, गुटखे में तो कांच पिसा हुआ पड़ा होता है। अब ये आपकी लीवर को, आपकी आंतों को खराब करता है, तो आप समझिए आपकी लार ग्रंथियों को ये कहाँ छोड़ेगा। वही जो आप हुक्का पीते हैं, जो भी आप धुएं के रूप में लेते हैं ना, जो धूम्रपान आप करते हैं, ये धूम्रपान जो है ना मित्रों, धुआं जो है एक चिकित्सा है, धूम्र चिकित्सा भी होती है मित्रों, और वो चिकित्सा ऐसी होती है जो इमीडिएट काम करती है। धुआं जब हमारे अंदर के टिश्यूज में जाता है ना, वो पूरे बॉडी को तुरंत ही एक्टिव करता है, इसलिए धुआं जो लेते हैं ना, उनको तुरंत नशा चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी ग्रंथियां डैमेज होती हैं, और ये अपना काम करना कम या अधिक कर देती है। दो जो स्थितियां बनती है वही आपको रोग हो जाता है। उसके बाद मित्रों, आपका पेट साफ ना होना और कृमि होना। पेट की जो समस्या होती है ना, जिनका पेट साफ नहीं होता, अब आपका भोजन कैसा है निर्भर उस पर करता है कि आपका पेट साफ होगा या नहीं। अब वही किसी किसी को कृमि हो जाते हैं। कृमि होते तो क्या होता है मित्रों, जब कृमि होते हैं ना, तो कई बार उस समय मैंने आपको बोला था ना, एक सफेद जैसा बनता है, उसका अलग हिसाब है। अब यदि आपके पेट में कृमि है, आपको पता कैसे चलेगा? आप सो जाएंगे ना, रात में 1-2 बार आप मुश्किल से मुंह ऐसे चबाएंगे, ये आप नहीं समझ पाएंगे, जो आपको देखेगा वो समझ पाएगा। पूरी रात नहीं करेंगे, पर कभी कभी रात में आपकी आवाज़ ऐसी आएगी, आधे घंटे में, 1 घंटे में कभी भी आएगी आपको आवाज़, आपकी ऐसी आवाज़, पर जो आपके साथ रहने वाला जो आपको देख रहा है वो समझ सकता है, आप खुद नहीं समझ पाएंगे इसको। और वही मित्रों, उस समय क्या होता है ना, ऐसे लोगों को लार निकलती है यहाँ पे, और उनको सफेदी जैसी जम जाती है। यदि आपको सफेदी जम रही है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट उदर रोग में आपकी समस्या पर वीडियो मिलेगा। कब्ज है तो भी उदर रोग प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो विस्तार से मिलेंगे। देखिए, पालन करिए, ताकि आपकी कब्ज दूर हो सके, क्योंकि कब्ज जब दूर होगी ना मित्रों, तभी आप इस समस्या से छुटकारा पा पाएंगे। तो ये हमने आपको एक बड़ा रीजन बताया है, और साथ ही कहा ना, कृमि के लिए भी वीडियो ही मिलेगा। अब मित्रों, छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा लार टपक जाती है, कई बार वृद्धों को भी वही स्थिति बन जाती है। अब पहले छोटे बच्चों की बात कर लूँ, तो छोटे बच्चों के लिए हमारी प्लेलिस्ट है। दांत आते हैं, कोई समस्या होती है तो उनको ऐसी समस्या बन जाती है दवाइयाँ वगैरह खाने से, तो छोटे बच्चों के लिए शिशु रक्षा प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दिए कि आप बच्चों की देखभाल कैसे करें, ताकि आपको अपने बच्चों को दवाइयाँ ना खिलानी पड़े, या कम से कम दवाइयों में आप अपने बच्चे को बड़ा कर सकें। तो मित्रों, यदि देखेंगे, पालन करेंगे, तो आपका बच्चा सदा स्वस्थ रहेगा। और हमने आगे तो बहुत सारी वीडियोस दिए हैं, आप प्रश्न करेंगे, हम आपको उत्तर दे देंगे, कहाँ आपको अपनी समस्या पर वीडियो मिलेंगे। तो मित्रों, ये हमने जो आपको बताया ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि छोटे बच्चों की लार क्यों आती है, तो समझेंगे तो पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। जब पेट खराब होता है ना, जैसे बोला ना, कब्ज होती है, कब्ज के साथ कुछ चीजें और भी होती हैं, उल्टी होती है,
या कभी गैस हो जाती है, खाना ऊपर को आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप नोटिस करिए कि जब आपको खाना ऊपर को आ रहा है, उल्टी हो रही है, तो उस समय आपकी लार ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि उनको उतारना होता है। क्योंकि हमने जो खा लिया ना, हमारी नॉर्मली निकालने की वृत्ति नहीं बनती है। जब निकालने की वृत्ति नहीं बनती है तो हमारा जो पेट है, हमारी जो ग्रंथियाँ, उसमें पूरी सहायता करती हैं ताकि हमने जो खाया वो निकल ना जाए। तो लार बराबर बनती है और वो उतारने की कोशिश करती है। पर आपने जी बहुत ज़्यादा गड़बड़ खाया है, तो बोला ना उधर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ आपको निकलेगा ही, रुकेगा नहीं। पर हाँ, कोशिश तो लार ग्रंथियाँ कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार लार अधिक बनने लग जाती है। उसके बाद मित्रों, किसी किसी को सपने बहुत आते हैं। अब सपने आते हैं, इसमें दो बातें होती हैं, रसना और वासना। रसना को मैं बाद में लूँगी, अभी पहले वासना की बात कर लूँ। सपने यदि वासनात्मक हैं और सपने यदि बहुत ज़्यादा डरावने हैं, क्योंकि किसी किसी के वासनात्मक होते, किसी किसी के डरावने होते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपका मुंह खुल जाता है, लार वहाँ निकलने लग जाती है। अब मित्रों, रसना और वासना दोनों स्थितियां ऐसी बनती है ना कि जिनकी रसना वासना तीव्र होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कहा जाता है ये तो लड़कियां देख के लार टपकाता है, या किसी लड़की को कहते हैं कि ये तो लड़के देखते वहीं लार टपकाती है। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे भोजन को देख के उनको स्वाद चाहिए होता है, उनको भोजन करना होता है, उनको खाना होता है, उनको खाने में इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे लोगों की हर चीज़ को देख के लार टपक जाती है। तो मित्रों, जिनकी ये स्थिति बनी हुई है उनको तो लार ज़्यादा बननी ही है। अब एक बहुत बड़ी समस्या और होती है मित्रों, सर्दी, खांसी, जुखाम और नसल पॉलिप्स, यानी कि नाक में से सांस ना चलना। यदि आपकी नाक से सांस नहीं चलती, छोटे बच्चों की भी होती है, बड़ों की भी होती है, यदि आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो भी आपका मुंह खुल जाता है। और मित्रों, जिनका मुंह खुला होता है उनको अक्सर उल्टा लेटने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन कम पड़ता है ना, उसके कारण से उनको उल्टा लेटने की आदत पड़ जाती है। पर मित्रों, ये उल्टा लेटने की आदत आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, आपके हृदय को दबाती है और साथ ही आपकी लार बनने की ज़्यादा समस्या बन जाती है और आपको कई बार अस्थमा वगैरह का पेशेंट भी बना देती है। इस पर हमने मत करना प्लेलिस्ट में वीडियो दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मत करना है, मत खाना, ऐसे अपने प्लेलिस्ट दी है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने विस्तार से दिया कि आप सोने में कहाँ गलती करते हैं, उल्टा सोने के क्या परिणाम होते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में भी आपकी लार ज़्यादा बनने लग जाती है, क्योंकि जब मुंह खुला रहता है तो स्थिति बन जाती है। अब मुंह खुला और क्यों रहता है? जब कब्ज रहती है तो शरीर में आलस बढ़ जाता है, और आलस बढ़ने की स्थिति में भी कई बार आलसी लोग ऐसे पड़े होते हैं, इस तरीके से थोड़ा उनका मुंह खुला ही रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही वाचाल प्रकृति के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बोलना होता है, उनकी भी कभी कभी स्थिति बन जाती है कि मुंह उनका थोड़ा सा खुला रहता है। तो ये जो स्थितियां बनती है ना मित्रों, ये आपकी नाक से सांस नहीं चलने देती है। और जब आपकी नाक से सांस नहीं चलेगी ना मित्रों, मुंह से सांस चलेगी तो मुंह खुला रहेगा, और ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी नाक से सांस ना चलने का और साथ ही आपकी लार आने का। तो ये आपको हमने कारणों पर विशेष चर्चा कर दिया। अब एक और कारण रह गया, याद आ गया तो बता देती हूँ कि जब कोई आप किसी रोग विशेष की दवाइयाँ खाते हैं, किसी भी रोग की आप दवाई खाते हैं, तो इससे आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो डैमेज हो जाता है। नर्वस सिस्टम यानी कि आपका जो स्नायु तंत्र वो डैमेज हो जाता है। स्नायु तंत्र नहीं कहूँगी, ये चेता तंत्र डैमेज हो जाता है। उसमें कई बार आपको कुछ बातें समझ में ही नहीं आती है, कुछ भान नहीं होता, कुछ बेहोशी जैसी होती है। तो बेहोशी की हालत में भी आपका मुंह खुला रह जाता है, तो भी समस्या होती है। और कहा ना, हमें जब चेतना तंत्र हमारा काम नहीं करें, कि हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करा, तो बहुत ज़्यादा तंद्रा, आलस जैसा बना रहता है। और ऐसी स्थिति में लोग अक्सर ऐसे सोते नजर आते हैं, बैठे बैठे ऐसे, तो ऐसे में उनकी लार टपक ही जाती है। तो ये स्थितियां जो हैं मित्रों, ये बहुत भयावह हैं। और आप, हमने पहले कहा, रोग विशेष की दवाइयां खाने, जो आप लगातार दवाइयां खाते हैं उसके कारण ये समस्या बन सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, दूसरी बार बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, कारण कोई भी हो, इसमें शामिल हुआ हो ना हुआ हो, उसके अलावा अब आप समाधान कैसे करें, क्योंकि कारण कुछ भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम समाधान की तरफ आते हैं। अब मित्रों, समाधान के साथ आपको एक बात और बता दूं, ये जो रोग है लार अधिक बनना, ये मूलतः कफ प्रकृति का रोग है। यानी कि जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, कफ की बलगम बनने की समस्या ज़्यादा होती है, उनके शरीर में सामान्यतः ये रोग होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो कफ का रोग है। पर कभी कभी जो आप दवाइयाँ वगैरह सेवन करते हैं, जो आप गड़बड़ियाँ कर लेते हैं रहन सहन खान पान में, उसमें विकृत होकर कभी कभी पित्त और वात की समस्या भी बन जाता है। तो हम आपको जो समाधान बताएंगे ना मित्रों, हमारे हर वीडियो में हमने कुछ बातें बताई हैं कि आप अपनी कफ वात पित्त प्रकृति के अनुसार आपको किस चीज़ का कैसे सेवन कर रहे हैं, और आपको प्रकृति कैसे जानी वो भी हमने बताया कि आपकी क्या स्थिति बनेगी, तो आप समझिए कि आपकी क्या प्रकृति है। जैसे आपको कफ बलगम ज़्यादा बनता है तो आपको कफ की प्रकृति है, पर वहीं आपके बॉडी में एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, और आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, तो हो सकता है आपको विकृत प्रकृति हो गई हो, यानी कफ और वात, कफ और पित्त दोनों मिल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार समस्या हो जाती है। तो अब आपको प्राणायाम करके ही
समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम करके ही समाधान मिलेगा। अब स्वास्थ्य नियम में आपको क्या क्या करना है मैं आपको पहले वो बता दूं। मित्रों, मुंह से सांस चल रहा है, मुंह खुला हुआ है, तो आपको नाक में तेल जरूर डालना है। नाक में तेल डालेंगे, इससे आपको सर की जितनी भी समस्याएं, आंखों की जितनी भी समस्याएं, सर में गर्मी यानी कि याददाश्त, मतलब सर से संबंधित जो भी समस्या आप कह लो, XYZ पैरालिसिस से लेकर सब कुछ शामिल हो जाता है, उन सब में समाधान आपका नाक में तेल डालना दे सकता है। कैसे डालना है, डालने का तरीका देखिएगा, अन्यथा गड़बड़ कर लेंगे तो समस्या हो जाएगी। उसके बाद मित्रों, पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्यों पीना, सारी जानकारी लीजिए ताकि आपका पेट साफ होने में समस्या ना बचे। पेट साफ होगा मित्रों तो आपके आधे से ज्यादा रोग माफ हो जाते हैं, आपके आधे से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आलस खत्म हो जाता है। पेट साफ होते ही आपके वात के रोग नष्ट हो जाते हैं, पित्त के रोग भी नष्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पेट साफ होना जरूरी है। और साथ ही आपको भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया। तो आपको समझना होगा कि किस समय आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ क्या खाना, क्या नहीं खाना। यदि आप समझ लेते हैं, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करते हैं, तो इस समस्या से आपको 2 से 4 दिन में ही वहीं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर हाँ, समस्या लंबे समय की है तो थोड़ा और भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मित्रों, आगे प्लेलिस्ट हमने दिया व्यायाम, प्राणायाम की संपूर्ण प्राणायाम। उसमें आपको अपनी प्रकृति के अनुसार समझना होगा कि कौन सा प्राणायाम आपको कैसे करना है, कितने करना है। यदि आप कफ प्रकृति वाले हैं, यदि आपको कफ के कारण समस्या है, कफ के रोगी आपको साथ में होते हैं, तो भस्त्रिका आप अच्छे से, भस्त्रिका आपको करना है अच्छे से। आप लंबी सांस से कर सकते हैं, थोड़ा गति बढ़ा के भी कर सकते हैं, पर पित्त है तो गति ना बढ़ाएं, वात है तो गति ना बढ़ाएं। और वहीं आपको आगे भस्त्रिका के बाद आपको करना है कपालभाति। अब यदि कफ है तो कपालभाति कर सकते हैं, पर बाकी वात और पित्त वाले कपालभाति कम करें और बहुत सावधानी से करें, निर्देशों को ध्यान से सुने, उसके साथ करें। उसके बाद मित्रों, आगे आपको करना है बाह्य प्राणायाम अग्निसार। पर कफ वाले कर सकते हैं, वात पित्त वाले नहीं कर सकते, गर्मी बढ़ा देगा, तुरंत गर्मी बढ़ा देता है। हाँ, पर कफ के साथ वात है तो आप फिर भी कर सकते हो, पर पित्त है तो बिल्कुल अग्नि वाली क्रिया कोई नहीं करनी। जिसमें गति बढ़े वो प्रक्रिया, गति के साथ गर्मी बढ़े वो कफ वालों को कर सकते हैं, पर पित्त वाले नहीं कर सकते। वहीं गति बढ़े वो वात वाले नहीं कर सकते, पर हाँ वात और कफ वाले गर्मी बढ़ा सकते हैं। तो यदि वात और कफ है तो आप गर्मी बढ़ाने में यानी कि कपालभाति आप कर सकते हैं, अग्निसार बाह्य प्राणायाम नहीं कर सकते, अग्निसार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाती है तो उसको क्लियर करना होता है कि अग्निसार में गर्मी बढ़ती है और कपालभाति से भी गर्मी बढ़ती है, तो वात और कफ की समस्या में चलेगा, पर पित्त की समस्या में नहीं चलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों, आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। हमने वीडियो में भी बताया कि आपको कैसे करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करिए उस निर्देश के अनुसार। उसके बाद भ्रामरी उद्गीत जो आपके मन को शांत करेगा, तनाव को कम करेगा, तो ये आपकी स्थिति को काफी सुधार देगा। और वहीं कई बार आप जो खान पीन में गड़बड़ करते हैं ना, उससे आपके हार्मोन्स भी कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो आपको उज्जाई प्राणायाम भी जरूर करना है, जिससे आपको समाधान पूरा मिल सके। तो आपको इन समस्याओं पे समाधान मिलेगा। ये आपको अपने प्राणायाम के निर्देश दे दिए। उसके अलावा मित्रों, यदि आपको कफ की समस्या है, जैसा मैंने बताया लार ज़्यादा बन रही है, तो आपको कुछ काम और करने, जैसे मैं आपको बता दूं, आपको मुद्रा लगानी है। मुद्रा कौन सी लगानी है? जब आप प्राणायाम करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये है वरुण मुद्रा। पर वरुण मुद्रा को हम ऊपर नहीं टच करेंगे, नीचे करेंगे, इससे आपके शरीर का पानी कम होगा। पर ध्यान रहे, यदि आप ये मुद्रा कर रहे हैं, ये देखिए छोटी उंगली अंगूठे के मूल में लगा देनी, कर रहे हैं और आपको गर्मी बढ़ रही है, आपके शरीर में सूखापन लग रहा है, तो इस मुद्रा को तुरंत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यदि आपकी विकृत प्रकृति हो गई है तो ये आपको नुकसान कर सकता है। वहीं दूसरी मुद्रा हम बता दें आपको, ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर के कफ के रोगों को कम कर देना, तो ये भी आप कर सकते हैं। पर ध्यान रहे मित्रों, गर्मी बढ़ी है तो सूर्य मुद्रा भी आप नहीं कर सकते। वहीं तीसरी मुद्रा हम आपको बता रहे हैं, लिंग मुद्रा। ये मुद्रा आप नॉर्मली कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी, पर हाँ विशेष स्थिति वही है कि ये भी गर्मी ही बढ़ाने वाली मुद्रा है, क्योंकि आपको कफ ज़्यादा बनता है मित्रों। तो जो कफ का रोग है ना, इसलिए इसमें हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो गर्म है, पर कहना विकृत प्रकृति है, तो आपको स्वास्थ्य नियम प्राणायाम ही काम करेगा, उतना ही काम कर पाएगा, उसी से आप ठीक हो पाएंगे। तो ये एक्टिव बना देगा, क्योंकि आप जब प्राणायाम करते हैं ना, आपका पूरा बॉडी, आपके अंदर का जो चेता तंत्र है ना, एक्टिव हो जाता है, आपकी दवाइयां भी छूटने लग जाती हैं, तो सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। तो आप लिंग मुद्रा कर सकते हैं। तीसरी मुद्रा हमने आपको बता दी। यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो ये तीनों मुद्राएं आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदेकारक है। उसके बाद मित्रों, हमने कई बार आपको एक्यूप्रेशर में बताया है कि आपका जो पॉइंट है ना, चेहरे का जो हिस्सा होता है ना, जो हमारे चेहरे का ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो हमारे अंगूठे के ऊपर के हिस्से में होता है। यानी कि जो हमारे ऊपर का जो अंगूठे का ये हिस्सा है ना, जहाँ से अंगूठा पहली बार मुड़ता है,
वहाँ इतने हिस्से में जो है ना अंदर की साइड ये हमारा चेहरे का भाग होता है। और वैसे ही पैर के अंगूठे में भी वही होता है, ये देखिए जहाँ से मुड़ गया उसके अंदर के भाग में हमारा चेहरा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पॉइंट कहाँ मिलेंगे। हमारे हाथ में पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं पैर में बताऊंगी आपको। मित्रों मैं अभी हरा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आपको हरा कलर इस्तेमाल नहीं करना है। हम आपको पूरे सावधानी बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हरा कलर खाली जिनकी पित्त बढ़ा हुआ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिनका कफ है, कफ की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको पीला या लाल कलर इस्तेमाल करना मैं बता दूंगी। पर मैं हाँ पॉइंट बताने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे कहाँ लगाना है, कहाँ दबाना है। ये देखिए आपका जो चेहरा है ना उसके इस भाग में आपको मैं बता दूं, ये जो इतना सा भाग है ये देखिए, ये मोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ आपको कलर लगाना है, पर आपको जो कलर लगाना है यदि आपको बहुत ज़्यादा लार बनती है तो मित्रों चढ़ा हुआ सूरज एकदम पीला होता है तो आपको पीला कलर लगाना है। पीला कलर भी लगा सकते हैं आप, हल्दी को भी लगा सकते हैं। हल्दी क्या कर लीजिए, आप एक बर्तन में थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, इस तरीके से घोल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, इस तरह मैंने ले रखी है। हल्दी घोल लीजिए, उसके बाद हल्दी आप यहाँ लगा देंगे। इतने हिस्से में आपको लगानी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इतने हिस्से में लगानी है। और हल्दी उसके बाद झड़ जाएगी, पर हल्दी का कलर रह जाएगा तो चलेगा, वो कलर ही हमें रखना होता है, हमें कलर लगाना होता है। पर हाँ यदि हल्दी नहीं है, हल्दी तो वैसे हर घर में होती है, पर बाहर है कहीं है तो कलर मिल जाए तो आप पीला कलर लगा सकते हैं। और हल्की फुल्की लाल की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम है, तो आप लाल कलर भी लगा सकते हैं। लाल कलर लगाना उतने ही हिस्से में जितना मैंने बता दिया, पर मैं लाल और पीला दोनों में से कोई भी कलर नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे शरीर में तुरंत ही गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको हरा कलर लगा के दिखाया। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कलर लगाना है। अब यदि आपको गर्मी भी है और पित्त कफ भी है, दोनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं, पित्त और कफ दोनों हैं, तो आप एक्यूप्रेशर के रूप में आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे हाथ से भी पॉइंट दबा सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना ये देखिए, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे दबा दीजिए। आपको ऐसे बैठ के आराम से दबाते बनेगा, आप वैसे खड़ा मत करिए, ऐसे दबाइए। दबाना किस हिस्से से मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, आपको पता चलेगा। ये जो हमारा आगे का हिस्सा होता है ना, पॉइंट हमें ऐसे देना होता है, तो उससे दबाएंगे ना आपको यहाँ दर्द होगा, दर्द आपको थोड़ा सहन करना होगा। आप सहन करिए, आपको आराम मिलेगा। और ये पॉइंट एक हाथ में, दूसरे हाथ में यहाँ पे सेम पॉइंट, और वैसे ही पैर में होते हैं। हम आपको पैर में रंग लगा के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि पैन है, पैर में नहीं लगाना चाहिए। मुझे किसी दर्शक ने बताया था कि दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो काम दर्शकों की बात भी हम मानते हैं। तो ये आप दबाएंगे आपको आराम मिलेगा। और उसके अलावा दबाया नहीं जा रहा तो आप एक काम और कर सकते हैं कि बस प्रेशर नहीं दे पाते हैं, अपने हाथों में कमजोरी होती है और समझ में नहीं आता है। हाँ यदि आप कोई पेन किलर या कोई रेगुलर दवा खा रहे हैं तो आपको पॉइंट जल्दी नहीं मिलेंगे, वो आपको प्राणायाम करने के बाद ही मिलेंगे। तो आप ऐसे पॉइंट दबा सकते हैं। कैसे, ये देखो, ये पेन ले लीजिए, थोड़ी यहाँ से चौड़ी पेन है, ये देखो आराम से आ जाता है, उसको आप ऊपर से ऐसे करके दबा सकते हैं। कैसे दबाना है, जो ये पॉइंट है ना जो मैंने बताया ना, उसी को आपको दबाना है। ये देखिए इस तरह जो है ना ये आ जाएगा, उसके बाद आप इसको दबा सकते हैं। वैसे ही दूसरे पैर का भी दबा दीजिए इस तरीके से, और वैसे ही आप दूसरे हाथ को भी दबा सकते हैं। ये आपने सारे पॉइंट दबा दिए। मित्रों ये पॉइंट जो है ना, आपकी लार ज़्यादा बनती है कम बनती है दोनों में काम करता है। स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा है, उसमें भी काम करता है। तो आप इस मुद्रा, इस प्रयोग को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये आप ये आराम से करिए। हाँ कितनी देर रखना है और कब करना है, कब करना है, भोजन के तुरंत बाद ना करें, भोजन के 3-4 घंटे बाद करें, क्योंकि पेट हल्का होना चाहिए, नहीं तो किसी किसी को वॉमिट सेंसेशन आता है तो समस्या हो जाती है। और या खाली पेट आप कर सकते हैं। कितनी देर लगा के रखना है आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। आप 2 मिनट और रख पाते हैं कितनी देर उस पर भी डिपेंड करता है। दर्द होने लग जाए तो आप उसको हटा दीजिए, इस तरह आप इसको हटा सकते हैं। तो ये आप हटा दीजिए, 2 से 5 मिनट रखिए, उसके बाद हटा दीजिए। और पॉइंट दबाते तो आराम से ऐसे करके हाथ से भी दबा सकते हैं। और यदि चाहें तो आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं। मैं हाथ में आपको बता दूं, पैर में ये पेंसिल है इसलिए मैं पैर में नहीं बताऊंगी। पैर में आप कोई चीज़ लकड़ी वगैरह हो, कोई भी घर में हो, कुछ ऐसे उस से भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना, पॉइंट कैसे दबाना, ये देखिए ऐसे करके आप किसी भी चीज़ से दबा लीजिए। ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आराम से दबा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये पॉइंट जब दबाएंगे ना मित्रों, आपके दोनों हाथों के साथ में दब जाएंगे। देखिए जब आप दबाएंगे ना ठीक से, ये दोनों हाथों के साथ में दब रहे हैं, क्योंकि अंगूठा घूम रहा है तो अंगूठे के दोनों हाथ के दब रहे हैं, तो आपके साथ में काम होगा। तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को दबा भी सकते हैं। और अब आपसे दबाया भी नहीं जा रहा है, पिन भी नहीं लगाई जा रही, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पेपर टेप लेनी है। ये पेपर टेप है, पेपर टेप आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। और इससे आपको क्या करना है, एक टेप लगानी है। कैसे लगानी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। टेप में आपको लगाने हैं दाने। अब मित्रों आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप मेथी का दाना प्रयोग करेंगे। ये है मेथी का दाना, आप मेथी का दाना टेप में लगाएंगे। पर यदि आपको कफ और पित्त दोनों की समस्या, कफ और वात मिश्रित है, तो आप इसको लगा सकते हैं। पर यदि आपको कफ और पित्त की, कफ और
सॉरी आपकी पित्त की भी समस्या शामिल है इसमें, लार अधिक आ रही है पर पित्त की समस्या भी है, जलन वगैरह होती है, तो आप मेथी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप जलन वाला काम कर लेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो आपको राई के दाने लेने, क्योंकि प्रकृति हमारी आजकल बहुत विकृत हो जाती है, तो राई के दाने आपको कैसे लेने हैं, ये मैं राई के दाने ही मैं लगा सकती हूँ, इसलिए मैं आपको राई के दाने के साथ ही बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एक पेपर टेप लेना है, इस तरह से निकाल लीजिए, इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंगूठे में आपको गोल चिपकाना है, तो आप इसको ले लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें राई लगानी है। कैसे, इस तरीके से राई आपने इसमें चिपका दी है। आपको मैं बता दूं, चिपका के मैं आपको दिखा दूंगी, नीचे है तो आपको उस साइड दिखेगा नहीं। हाँ, अब ये मैंने राई चिपका दी, और जो हमें चिपकाना हिस्सा है ना, उसे सुख हमने खाली कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ी राई चिपक गई थी, हमने खाली कर दिया। अब ये देखिए राई चिपक गई, इसमें अच्छे से राई चिपक गई है, और थोड़ा अच्छे से चिपका दो, ये देखिए चिपक गई। अब इसको मुझे क्या करना है, ये जहाँ हमारा पॉइंट लगाया था ना वहीं पे, और मित्रों राई आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी, आप चिंता ना करें, ये आपको फायदा ही करेगी। तो ये आपके दाग धब्बों में भी काम आती थी, पूरे अंगूठे में लगा दे, पर अभी हमें लार ग्रंथि एक्टिव करनी है ना, ये हमने ऐसे यहाँ चिपका दिया। उसके बाद इसको पूरा घुमा के आप इसको टाइट करके चिपका दीजिए, इससे आपकी लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाएंगी। अभी इतना चिपका होना चाहिए, इतना अच्छे से चिपका होना चाहिए कि आपके जो दाने लगाए हैं ना आपने, वो आपके अंदर महसूस होने चाहिए। आपको वहाँ जहाँ लगाया हुआ दबा हुआ महसूस होना चाहिए, और जहाँ हमने पॉइंट बताया था वहीं आपको लगाना है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और वो आपका एक्टिव हो सके। ये देखिए मैंने उसको अच्छे से लगा दिया। अभी मेरी लार ग्रंथियाँ यहाँ से एक्टिव हो जाएंगी और ये अच्छा काम करेंगी, यानी कि सही काम करेंगे। ज़्यादा काम करिए ना, वो बैलेंस कर देगा इसको। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कफ और वात बढ़ा है तो आपको मेथी इस्तेमाल करनी है, यदि कफ और पित्त है तो आपको राई इस्तेमाल करनी है। हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, तो अब आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्योंकि हमने ये आपको होम रेमेडीज अभी बतानी बाकी है। हमने आपको एक्यूप्रेशर बता दिया, आप प्राणायाम क्या कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब हम आपको होम रेमेडीज बताते हैं मित्रों। इसमें जो भी होम रेमेडीज है ना, वो आपकी कफ की समस्या को बेस करके हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मूलतः कफ की है। तो कुछ प्रयोग आप तीनों प्रकृति में कर सकते हो तो समस्या नहीं है। जैसे सबसे पहला प्रयोग है वो तीनों प्रकृति में किया जा सकता है, आंवले का सेवन, आंवले के चूर्ण का सेवन। मित्रों आपको क्या करना है, भोजन के तुरंत बाद आंवले का सेवन करना है। आंवले का सेवन आपको कैसे करना है, आंवले का चूर्ण ले लीजिए, उसको आप पानी के साथ फंकी भी मार सकते हैं। गुनगुने पानी से आपको फंकी मारनी है। ये आपके कफ को डिजोल्व करने में आपकी सहायता करेगा, कफ के रोगों को भी ठीक करेगा और साथ ही आपके लार आने की समस्या को भी कम करेगा। पर स्वास्थ्य नियम के पालन कम से कम आपको करने ही होंगे। और उसके बाद मित्रों दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं इसी का। आप क्या करें, आप इसी को यानी कि ये आंवले का चूर्ण है उसमें शहद मिला के भी आप ले सकते हैं। यदि आप शहद मिला के ले रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आपको गुनगुना या गर्म पानी नहीं पीना है। आपको उसके ऊपर एक हल्का सा एक इतना मतलब 1-2 चम्मच जितना 10 ग्राम जितना थोड़ा पानी लेना और उसको आपको उतार देना। हाँ, आपको अंदर लगा रहना चाहिए ताकि वो उसको रिपेयर कर सके। ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों एक प्रयोग और बता दूं, इसको हम गंडूश का नाम देते हैं। ये शहद से भी आप कर सकते हैं और तेल से भी कर सकते हैं। हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में गंडूश यानी कि ऑयल पुलिंग पर भी वीडियो दिया है। आप ऑयल पुलिंग यदि करते हैं ना, वो आपको काफ़ी अच्छा कारगर लाभ देता है। तो आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। उसमें आपको मुँह में तेल भरना है। आप सरसों का तेल भर के भी कर सकते हैं, घानी का तेल हो तो अच्छा है, तो उससे भरिए और उसके बाद उसको थोड़ी देर रखिए। इससे आपकी जो ग्रंथियां वो एक्टिव हो जाती हैं। गंडूश जो है ना मित्रों, आपकी आंखों के, आपके कान के, आपके टेस्ट वगैरह जो भी नहीं आ रहा उसमें भी काफ़ी आराम देता है। मतलब गंडूश के बहुत सारे फायदे, वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। स्वास्थ्य नियम में हमने वो भी दिया है, तो आप पालन करिए ताकि आपको समाधान मिले। और गंडूश हमने कहा ना, शहद से भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, शहद से आप जब गंडूश करेंगे ना, शहद ज़्यादा नहीं लेना, तेल तो आपको पूरा मुंह भर के लेना होता है, पर शहद जो है ना आपको मुश्किल से 10 ग्राम जितना लेना। 10 ग्राम जितना आप शहद ले लीजिए। कैसे लेना, आपको उंगली से ही ले लीजिए, उसको पूरे मुंह पे लगा दीजिए। तो जो आपके बर्ड्स जो है, आपके लार ग्रंथियाँ जो है ना, वो आपकी जो डैमेज हो गई ना, उसको भरने में बहुत अच्छी सहायता करेगा, जिससे वो सही हो जाएंगी और आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा। उसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, एक प्रयोग और है सुहागा। सुहागा आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। करीब 75 ग्राम सुहागा आप 1 ग्लास यानी कि करीब 300 ml पानी उसको गर्म करिए। गुनगुने से थोड़ा गर्म करना, आप जितना सहन कर पाए उतना गर्म करना, अति सहन नहीं करना। वो आपकी अति के पहले ही आता था, तो अति सहन नहीं करना, गुनगुने से थोड़ा गर्म लेना और उसमें आपको क्या करना है, सुहागा मिलाना। यानी कि 300 ml पानी में करीब 75 ग्राम सुहागा आपको मिलाना है। 60-75 ग्राम ले लीजिए, थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा। तो उसमें आपको क्या करना, उसको ज़्यादा मत कर लीजिएगा, ज़्यादा में दिक्कत हो जाती है कभी कभी।
उसको आप मुंह में घुमाइए, उसके बाद उसको आपको थूक देना, ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। और मित्रों फिटकरी भी खाओ, अच्छा भरती है, तो आप इसी पानी में, इतने गुनगुने पानी में फिटकरी मिला लीजिए। फिटकरी कितनी मिलानी है, पानी का स्वाद अच्छे से बदल जाना चाहिए। तो उसके बाद आप उसको मुंह में घुमाइए, कुल्ला कर लीजिए, इससे भी आपके टेस्ट बड हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। अब ये हमने जो आपको प्रयोग बताए ना, ये हर कोई कर सकता है, किसी के भी लागू हो सकते हैं। अब आगे जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं मित्रों, तुलसी के पत्ते का 3 से 5 या 7 तुलसी के पत्ते आप ले सकते हैं। कफ वाले हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं। पर जिनको पित्त बढ़ा हुआ वो 3 से आगे की कोशिश ना करें, और यदि इससे भी आपकी गर्मी बढ़ रही है तो आप उतना भी ना लें। इसमें आपको सावधानी रखनी होगी, आप उतना भी ना लें, कोई बात नहीं। आपको हमने और प्रयोग बताए, आप उनका पालन कर लीजिए। अब वहीं दूसरी बात और बता दूं आपको मित्रों कि दालचीनी की चाय आपको लेनी होती है। अब दालचीनी की चाय भी थोड़ी गर्म पड़ती है, तो ये आप हर कोई नहीं ले सकता। पहले हमने बता दिया, हम प्रकृति को साथ में बताते जा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। कई बार क्या होता है ना, आप लोग प्रयोग तो कर लेते हो, किसी वीडियो में देखा, कहीं देखा, आपने प्रयोग तो कर लिया, लेकिन समस्या क्या कर ली कि आपको उस प्रयोग के साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए। इसलिए हम साथ में आपको सारी चीजें बताते हैं। भाई भले वीडियो लंबा जाएगा चलेगा, कम लोग देखेंगे चलेगा, पर क्या है ना, सावधानी पूरी हो ताकि आपको नुकसान ना हो। हमारा पहला उद्देश्य, फायदा कम होगा चलेगा पर नुकसान किसी को नहीं होनी चाहिए। लाभ कम होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर हानि हो गई तो समस्या बड़ी लगती है मुझे। इसलिए मैं लंबे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको सारे निर्देश मिल सके और आप फॉलो करें तो आपको कोई समस्या ना आए। बस मेरा उद्देश्य ये होता है मित्रों। तो आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, होम रेमेडीज भी आपको समझ में आए होंगे। इसमें होम रेमेडीज विशेष नहीं है, क्योंकि बोला ना, स्वास्थ्य नियम प्राणायाम आपको पूरा काम करेगा। सावधानी के साथ करिए, पूरा लाभ मिलेगा और हर रोग से समाधान मिलेगा। मित्रों डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो आपको बता दिए, जिसका पालन करने से सभी रोगों का समाधान होता है। करके देखिए, हर रोग पर यही डिस्क्रिप्शन होता है, यही स्वास्थ्य नियम प्राणायाम और व्यायाम हर रोग पे करना होता है। करिए, समाधान होगा। आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब हमें कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको उत्तर हमेशा देते हैं। अब हमारे किसी भी वीडियो को चेक करिए, हम कमेंट को रिप्लाई करते हैं, तो प्रश्न करिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। कोई भी समस्या हो आपको समाधान मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक एक बार चेक करिएगा, हम तीसरी बार आपको बोल रहे हैं ताकि आप चेक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।